आज़ादी से ठीक एक साल पहले हमें देखने को मिलता है पूरे देश में जबरदस्त पॉलिटिकल गेम। महात्मा गांधी पार्टीशन को रोकने के लिए इतने डेस्परेट थे कि उन्हें माउंटबेटन को ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री की कुर्सी जिन्ना को कुर्सी जिन्ना को दे दो। 1946 के बाद जिन्ना के हाथों में बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर आ गई। डायरेक्ट एक्शन डे का यह हादसा पूर्व शुरुआत थी। अभी तो बहुत दंगे बाकी थे। जब तक कत्लेआम रुका तब तक कलकत्ता लाशों का शहर बन चुका था। पंडित नेहरू के द्वारा ये कहना मीडिया के सामने एक बहुत ही बड़ी गलती साबित होता है। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान करते हुए साफ कहते हैं या तो भारत का बंटवारा होगा या होगी भारत की तबाही। 1945 में जो इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से दिखता था, जहां येलो कलर के स्टेट पर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करते थे और पिंक कलर के स्टेट पर ब्रिटिशर्स अनडायरेक्टली रूल करते थे। पिंक कलर के स्टेट्स को आप किसी भी स्टेट की तरह भी समझ सकते हो। वर्ल्ड वार 2 के बाद अब ये इंडिया में साफ हो चुका था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया को छोड़ के जाने वाले, लेकिन कब और कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ेंगे ये अभी भी किसी को पता नहीं था। पावर ट्रांसफर कैसे की जाएगी, इंडिया यूनाइटेड रह पाएगा या फिर इंडिया का जो है पार्टीशन किया जाएगा, अभी भी ये किसी को पता नहीं था। साल 1945 में यूके में इलेक्शंस होते हैं और वहाँ लिबरल पार्टी जो है वो सत्ता में आती है, जिसके बाद क्लेमेंट एटली वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उन्होंने वादा किया था कि उनकी गवर्नमेंट बनने के बाद वो इंडिया को आज़ादी देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में तक इस बात का वादा किया था कि वो इंडिया को आज़ादी देंगे। In the opinion of His Majesty's government, यूके की जो है मेजोरिटी पॉपुलेशन भी यही चाहती थी कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया को छोड़ दें। ये सब जो है घटनाएं इंडिया में हो रही थी, लेकिन इंडिया में 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आती है, इंडियन इलेक्शन एक्ट, यानी कि इंडिया में फर्स्ट टाइम इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन में हर किसी को वोट देने के अधिकार नहीं थे। आपके पास कुछ राइट्स होने चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप वोट देने के लायक समझे जाते थे। यानी कि कुछ जो सीमित लोग थे वही वोट दे सकते थे। 1937 में इंडिया में जो है फर्स्ट टाइम इलेक्शंस होते हैं, इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भी जो है वो अन्य पार्टीज पार्टिसिपेट करती है। 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस क्लीन स्वीप करती है, मुस्लिम लीग को सिर्फ बंगाल ही जीत पाती है और मुस्लिम लीग को यहाँ पर बहुत बड़ा एक झटका लगता है। मुस्लिम्स के लिए रिजर्व सीट थी, उसमें से भी मुस्लिम लीग यहाँ 22 सीट्स ही जीत पाई थी। मुस्लिम लीग को जो है यहाँ पर बहुत बड़ा एक झटका लगता है। इससे पहले जो थे जिन्ना भी कांग्रेस में ही शामिल थे, यहाँ तक कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस इंडिया लौटे थे तब जिन्ना ने ही उनका स्वागत किया। 1920 में जब नागपुर अधिवेशन हुआ, जहाँ पर जिन्ना ने महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन को जिन्ना ने जो था वो मना कर दिया कि गांधी जी जो थे वो देश को गलत राह पर ले जा रहे। I feel compelled to oppose this motion. मिस्टर गांधी मुल्क को गलत राह पे ले जा रहे हैं। और कांग्रेस जो थी वो जिन्ना ने छोड़ दी और वह लंदन चले गए। 1930s के आसपास जो है वो जिन्ना फिर से इंडिया आते हैं और एक बदला हुआ जिन्ना इंडिया लौटता है। जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की और इस तरीके से जिन्ना का जो सियासी सफर था फिर रुकने के बाद एक बार फिर से शुरू हुआ, जहां मुस्लिमों का लीडर सिर्फ जिन्ना अपने आप को ही समझता है कि और कोई मुसलमानों की बात कर ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम का लीडर जिन्ना ही होगा। दूसरी बार इंडिया में 1946 में इलेक्शंस होते हैं वर्ल्ड वार 2 के कारण। दूसरी तरफ क्लेमेंट एटली भी जो थे वो इंडिया को जल्द से जल्द छोड़ना चाहते थे, इसलिए एक कैबिनेट मिशन को वो इंडिया भेजते हैं पावर ट्रांसफर करने के लिए कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया को छोड़ेंगे। 1946 में जहाँ इंडिया में सेकंड बार इलेक्शंस होते हैं, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग पूरे जोर लगाकर इलेक्शन लड़ती है, जिन्ना भड़काऊ भाषण और भड़काऊ कैंपेन शुरू करता है, जहां जिसमें जिन्ना को काफी हद तक सफलता भी मिलती है। दूसरी तरफ पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस जो थी वो इंडिया को यूनाइटेड रखना चाहती थी, लेकिन जिन्ना का मकसद साफ था, देश का पार्टीशन होना। 1946 में जिन्ना के पास बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल पावर आ गई। 1946 के इलेक्शन के रिजल्ट थे, उसमें कांग्रेस नॉर्थ स्टेट तो जीतती है, लेकिन बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। वहीं पंजाब में भी मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, लेकिन इस बार जो मुस्लिम रिजर्व सीट्स थी उसमें मुस्लिम लीग ने 87% जीत हासिल की। 87% जो है वो मुस्लिम लीग ने
जीत हासिल की। अब अंग्रेजों के लिए भी पावर ट्रांसफर करने में मुश्किलें आने वाली थी, क्योंकि वो कांग्रेस के हिसाब से ही देश को आज़ाद नहीं कर सकते थे कि ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर इलेक्शंस हुए और जनता ने इन्हीं लीडर्स को चुना है। तो अब जिन्ना को भी जो है हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए अब जो भी देश में पावर ट्रांसफर होगी उसमें मुस्लिम लीग और जिन्ना का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना पहला प्लान जो है वो सबको दिखाया, जहाँ इंडिया को जो है ग्रुपिंग में बांट दिया गया। एक सेक्शन है वेस्टर्न साइड में जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वहाँ सेक्शन बी, और ईस्टर्न साइड में जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी वो ग्रुप वो सेक्शन सी बन गया। इस कैबिनेट मिशन के बाद जो है वो इंडिया को यूनाइटेड ही रखा जाएगा, लेकिन जो पावर्स जो थी वो ग्रुपों में बांट दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ ही हद तक पावर्स होंगी, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कुछ और पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, लेकिन जो ग्रुपों के पास ज़्यादातर पावर होगी। मुस्लिम लीग और जिन्ना जो है इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेता है। कांग्रेस जो है वो कैबिनेट प्लान के लिए तैयार है। जनता में भी इस बात का काफी ज्यादा आक्रोश था कि जो कांग्रेस यूनाइटेड इंडिया चाहती थी वो आखिरकार इंडिया को कैसे बांट सकती है। 10 जुलाई 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो मुंबई पहुंचते हैं। वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि अगर इस प्लान को जो है कांग्रेस फ्यूचर में कभी भी सस्पेंड भी कर सकती है, और अब जिन्ना को समझ आ चुका था कि कांग्रेस बाद में धोखा कर सकती है, और जिन्ना जो कि कैबिनेट प्लान के लिए राजी था, अब उसने भी कैबिनेट प्लान को मानने से इनकार कर दिया। 20 जुलाई 1946 को जिन्ना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि मुस्लिम लीग तैयारी करो, अब हमें रण शुरू करना होगा, और अगर कांग्रेस जंग चाहती है तो जंग के लिए वो तैयार है। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। जिन्ना के कैबिनेट प्लान को रिजेक्ट करने के बाद अब इंडिया के जो वाइसराय वेवल ने कांग्रेस को इनवाइट किया गवर्नमेंट बनाने के लिए। अगले ही दिन वेवल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की दरारों को बनने की भी कोशिश की और अंतिम सरकार बनाने के लिए इनवाइट भी किया। जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना की मुलाकात हुई, जहां नेहरू ने कुछ हद तक मुस्लिम लीग को जो 5 मिनिस्ट्री देने का भी वादा किया, और अगर स्टेट खुद चाहती है तो ग्रुपिंग को भी मानने के लिए तैयार किया। पर जो है जिन्ना ने एक बात कही, जो मुस्लिम से जो मिनिस्टर्स होंगे वो सिर्फ मुस्लिम लीग के ही होंगे, और यहाँ पर कांग्रेस इस बात को नहीं मानना चाहती थी। अगर कांग्रेस इस बात को मान लेती तो ये साफ हो जाता कि मुस्लिम्स का हक जो है वो सिर्फ जिन्ना के पास ही और किसी के पास नहीं। कांग्रेस जो है वो सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी। तारीख को जो है आप यहाँ पर समझिए, क्योंकि ये अभी एक्शन डे से पहले की बात है। डायरेक्ट एक्शन डे की तारीख 16 जुलाई 1946 की है। इन सब के होते हुए जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे के लोगों को जो है खुली छोड़ दे दी कलकत्ता की सड़कों पर। कलकत्ता में इतने भीषण दंगे हुए कि जहाँ 16 से 19 अगस्त के बीच में 15,000 लोग घायल हो गए। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दंगों की जो ये खबरें थी ये रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बाद कलकत्ता के दंगों को शांत करवाया गया। बंगाल से ही जो है वो एक और खबर आती है नोवाकली में, जहां एक बार फिर से दंगे शुरू हो गए। नोवाकली एक मुस्लिम पॉपुलेशन का इलाका था, जहां के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे, और वो हिंदू प्रॉपर्टी डीलरों पर जो है वो काम के लिए हिंदू लोगों पर डिपेंड थे। नोवाकली में 200 से ज़्यादा लोगों को जो है वो मारा जाता है। इन सब के होते हुए भी एक ही इंसान जो ऐसा था जो इन सब के दर्द को समझ सकता था, महात्मा गांधी, जो खुद नोवाकली गए और नोवाकली के सभी 47 गाँव में घूमे, और हर गांव से एक हिंदू और एक मुस्लिम नेता को बुलाते, लीडरशिप की जिम्मेदारी देते और लोगों को शांति बनाए रखने की अपील करते कि अगर ये सब शांत हो गया तो देश एक यूनाइटेड भी रह सकता है। महात्मा गांधी की मेहनत थी ये रंग लाना शुरू करती है, और सभी बंगाल से दंगों की खबरें शांत हो गई। 24 अक्टूबर 1946 को बिहार में भी दंगे शुरू हो गए, जहां पर नोवाकली का बदला हिंदू लेने लगे। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल मान चुके थे कि जिन्ना को अब एक अलग पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरीके से सरकार भी चल रही थी, अब अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये देश ही नहीं बचेगा। और इसलिए सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू मान चुके थे कि जिन्ना को अलग पाकिस्तान देना ही वो सही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से देश में दंगे शुरू हो रहे थे, लोगों में नफरत जो थी
वो बढ़ना शुरू हो चुकी थी और हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते थे। इन सब घटनाओं के बीच क्लेमेंट एटली जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर थे वो भी बहुत ही ज़्यादा चिंता में थे, क्योंकि जिस तरीके की खबरें सामने आ रही थी ये उनकी नाकामियों की खबरें थी। और क्लेमेंट एटली ने इंडिया के आखिरी वाइसराय लुईस माउंटबेटन को इंडिया का आखिरी वाइसराय बनाकर भेजा और कहा कि कुछ भी करो, जिन्ना को मनाओ, गांधी को मनाओ, नेहरू को मनाओ, पर इन सब से हमारा पीछा छुड़ाओ। लॉर्ड माउंटबेटन 1 अप्रैल 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आते हैं, जिसके बाद महात्मा गांधी उनसे मुलाकात करते हैं कि किसी भी तरीके से इंडिया को यूनाइटेड ही रखा जाए। लॉर्ड माउंटबेटन महात्मा गांधी से कहते भी हैं कि वो इंडिया को यूनाइटेड ही रखेंगे, लेकिन अगर उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिलेगा तभी वो पार्टीशन करेंगे। महात्मा गांधी यहाँ पर पार्टीशन को कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री की कुर्सी जिन्ना को दे दो, कि मुस्लिम लीग को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। अगर मुस्लिम लीग सरकार नहीं बनाती है तो फिर कांग्रेस को जो है इनवाइट किया जाए सरकार बनाने के लिए। महात्मा गांधी किसी भी तरीके से देश को यूनाइटेड रखना चाहते थे और इसके लिए वो सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू से भी की कुर्सी जिन्ना को दे दो, लेकिन ये दोनों नहीं मान। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू हमेशा से ही महात्मा गांधी की बात सुनते आए थे, लेकिन इस बार उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। महात्मा गांधी को इसका बहुत दुख हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन के लिए भी इंडिया को किस तरीके से पार्टीशन करना है, इंडिया के लिए वो एक प्लान लेकर आते हैं। इस प्लान को देखकर जवाहरलाल नेहरू जो है पूरी तरीके से लॉर्ड माउंटबेटन पर गुस्सा हो जाते हैं कि आज़ादी देना नहीं, देश के टुकड़े करना हो रहा है। अगर 562 रियासतों में से सभी को अगर इसी तरीके से ऑफर दिए जाएंगे तो फिर देश बचाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन को जो है पता नहीं था कि नेहरू उनसे इतना गुस्सा हो जाएंगे और फिर इंडिया के सचिव वीपी मेनन को लॉर्ड माउंटबेटन ये काम सौंपते हैं और उन्होंने प्लान मात्र 6 घंटों में ही बना दिया कि इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग पावर्स होनी चाहिए। पावर को जो है वो बराबर डिवाइड कर देना चाहिए और कुछ और भी जो है सभी स्टेट्स को इंडिया और पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए। इसके बाद 7 अप्रैल, 8 अप्रैल और 9 अप्रैल तक बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन नहीं निकला। तब फाइनली माउंटबेटन ने जो है वो पार्टीशन के लिए राजी हो गए। जिन्ना को एक अलग पाकिस्तान दे दिया गया और भारत एक अलग यूनाइटेड नहीं बन सका और एक अलग देश बन गया।